हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम कवर करने जा रहे हैं CUET एग्जाम का एक और चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। द चैप्टर्स नेम इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपको ये नहीं पता कि CUET का मतलब क्या होता है तो उसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जिसका अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हमने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन CUET में कौन कौन से टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर से कवर किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूं। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस, 3 टॉपिक्स। उसके बाद फ्योल भाई साहब के जितने प्रिंसिपल्स थे, उसके बाद टेलर भाई साहब के जितने प्रिंसिपल्स थे, उसके साथ उनकी जो टेक्निक्स थी दोनों। तो फ्योल भाई साहब के पूरे प्रिंसिपल्स 14 के 14, टेलर भाई साहब के 4 प्रिंसिपल्स और जो बाकी की उनकी टेक्निक्स हैं वो, एंड एट द सेम टाइम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। ये बस टॉपिक आपके कवर किए गए हैं CUET सिलेबस में। सो मैं शुरू कर देती हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मतलब से। देखिए, इमेजिन कीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें आपको इमेजिन करना है, तो मैंने हमारे SEO टीम के जो लीडर हैं अमेय भाई साहब, उनसे प्रॉमिस किया है कि इस बार CUET के पूरे सिलेबस में मैं आप ही का नाम लूंगी एग्जाम्पल्स में। सो हम इमेजिन करते हैं ये हैं हमारे अमेय भाई साहब, और कल ये बोल भी रहे थे कि कोई स्टूडेंट पूछे कौन है हमें तो उसे बोल देना गूगल कर ले। ठीक है, तो कर लेना गूगल, पता चल जाएगा कौन है अमेय। सो अमेय भाई साहब मैनेजर हैं। ठीक है, किसके मैनेजर बनाते हैं हम इनको MB के ही मैनेजर बना देते हैं। तो अमेय भाई साहब MB के मैनेजर। अब क्या हुआ कि ये ना एक सिचुएशन में फंस गए, मतलब MB के ऊपर एक सिचुएशन आई जिसका इनको निवारण नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल बहुत बौखलाए हुए घूमते थे, ये पूरा पूरा दिन इधर उधर ढूंढते रहते थे आंसर अपने क्वेश्चंस का, सिचुएशन को कैसे फेस करें, सिचुएशन को कैसे खत्म करें, ये जो एकदम ऊपर से आया है मैग्नेट ब्रेन्स पे उसको कैसे हम हटा सकते हैं। पूरा टाइम ऐसे परेशान रहते थे। ठीक है, फिर इनके हाथ में अचानक से आपकी पायल मैम ने दी एक बुक। ठीक है, इनके हाथ में पायल मैम ने क्या दे दी, बुक दे दी। ओके, ये बुक किसकी थी, ये बुक थी 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज की, जिसमें सेकेंड चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये बुक पाते ही और उसको थोड़ा सा रीड करते ही अमेय भाई साहब ऐसे से ऐसे हो गए। क्यों, ऐसा क्या था इस बुक में, ऐसा क्या था इस चैप्टर में? इस चैप्टर में थी कुछ जनरल गाइडलाइंस उन मैनेजर्स के लिए जो कभी किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसका निवारण उनको नहीं पता होता, उससे कैसे बाहर निकलना है वो नहीं पता होता, तो उनको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, उनको कुछ ऐसे सजेशंस मिल जाते हैं, एडवाइसेस मिल जाती हैं ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोगों से जो कि अपनी लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट कर चुके हैं। क्या समझे, दोबारा से सुन लो ये पूरा एग्जाम्पल। सो ये अमेय भाई साहब हैं जो MB के मैनेजर हैं। इनके MB पे, मतलब हमारे MB पे कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसका निवारण इनको नहीं मिल पा रहा था, तो ये बहुत ज्यादा उदास रहते थे। उस टाइम पे आप लोगों की पायल मैम ने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी, उनको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक पकड़ा के और बोला कि सेकेंड चैप्टर रीड कर लो। सेकेंड चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे ही इन्होंने पढ़े तो इनको समझ में आया कि मैनेजर्स की लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन्हें वो खुद से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, सजेशंस की आवश्यकता होती है। तो वो सजेशंस, वो गाइडेंस हमें मिलती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, जो कि बनाए हैं ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में या तो काम करके बहुत अलग अलग तरीके से मैनेज किया है उन इंडस्ट्रीज को, या फिर मैनेजमेंट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करके कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। सो ये है पूरा सार। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर्स को मदद करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। आप ऐसे ही इमेजिन करो ना, तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 10th क्लास में तुम थे, 11th में आने वाले थे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था तुम्हारी लाइफ का कि कॉमर्स लूं या PCM लूं या PCB लूं या आर्ट्स लूं, राइट? अब
बहुत सारे बच्चे तो खुद से डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके बचपन से सपने होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं पीसीबी लूंगी, मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं पीसीएम लूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, ठीक है। आई कांट से एनी स्ट्रीम्स नेम हियर, है ना, क्योंकि हर स्ट्रीम से कुछ ना कुछ आप आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे सबने अपना अपना सोच रखा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो नहीं सोच पाते, उनके बचपन से एज सच कोई सपने नहीं होते या उन्हें पता नहीं होता किस सपने की तरफ जाना है, उनके इतने सारे सपने होते हैं। जैसे मेरी बात करूं, मेरे को ना बचपन से पता नहीं कितना कुछ बनना था। स्टार्टिंग में मुझे 3rd क्लास में बनना था जज, ठीक है। और जज क्यों बनना था? क्योंकि मुझे लगता था मेरे सामने जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनकी लड़ाई सुलझाऊंगी मैं, वाह, ठीक है। उसके बाद मुझे बनना था पायलट और उसके बाद मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी और फिर मुझे लग गया इतना मोटा चश्मा, तो मुझे मेरे सारे सपने वहीं चूर चूर हो गए जब मेरे को एक टीचर ने बताया कि जिसको स्पेक्स लगा होता है वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैंने उस टाइम पे उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, इंटरनेट हुआ नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगा टीचर बोल रही है तो सच ही बोलेगी, बट ऐसा कुछ ऑफ ट्रैक जॉब्स होती हैं जो आप कर सकते हो इवन इफ यू आर वेयरिंग अ स्पेक्स। तो वो सपना वहाँ टूट गया। पायलट का भी समवट यही था कि चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और चश्मा तो अपन को बचपन से ही लग गया था, तो वो सपना भी टूट गया। फिर जज का सोचा, फिर सोचा नहीं यार जज मज़ा नहीं आएगा, फिर कुछ और सोचा, फिर कुछ और सोचा, फिर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी। फिर मैंने 11th क्लास में फाइन आर्ट्स ले लिया। फाइन आर्ट्स लिया तो मुझे समझ में आया नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत मेहनत है। फिर उसके बाद आई वाज लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, मतलब खुद से कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और मेरी लाइफ फिर गो विद द फ्लो वाली ही चल रही है, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद वट एवर आई एम एक्सप्लोरिंग अबाउट माई सेल्फ। कई बार ऐसा भी होता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ लोगों के साथ। सो ऐसे में ना कई बार क्या होता है कि आपको गाइडेंस देने के लिए आपके बड़े भाई बहन आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके टीचर्स आ सकते हैं, आपके सीनियर्स आ जाते हैं। तो वो जो मतलब आपको सजेशंस देते हैं वो कैसे देते हैं? वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देते हैं ना। लाइक योर पेरेंट्स दे हैव फेस्ड सम सिचुएशंस इन देयर लाइफ, तो उसके बेसिस पे वो आपको सजेशन देंगे। आपके भाई बहनों ने भी शायद सेम सिचुएशन फेस की हो, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेशंस देंगे। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो सजेशंस आपको मिलती हैं मैनेजमेंट की लाइन में, उसे ही प्रिंसिपल्स बोला जाता है। समझे? इतनी लंबी राम कथा मैंने तुम्हें समझा दी है, अब तो समझ ही जाना चाहिए तुम्हें प्रिंसिपल्स का मतलब। सो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एज इट डज डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर एबल टू अप्लाई क्रिएटिविटी गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है ना वो उतने ज्यादा रिजिड नहीं है जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। लाइक साइंस के प्रिंसिपल्स तो क्या होते हैं, इतना केमिकल ये डालना है, इतना केमिकल ये डालना है तो ऐसा एक्शन होगा, ऐसा रहता है ना। उसमें ये थोड़ी ना होता है कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी डाल दो, प्रोपोर्शन फिक्स होती है, हर एक चीज फिक्स होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको बोलते हैं सिचुएशन की जैसी डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत मोल्ड भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं। आपको याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम मैनेजमेंट को अगर साइंस से कंपेयर करें तो वी कैन नॉट कॉल इट एग्जैक्ट साइंस, वी कैन कॉल इट इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस, क्योंकि ये ह्यूमन से डील करती है, लोगों से डील करती है, ह्यूमन बीइंग से डील करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में तो अप्लाई नहीं कर सकते, कभी कभी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं। बट ये है क्या, जनरल गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो फैसला करते हैं। अंडरस्टूड? चले फिर आगे। तो सेकंड टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं सारे के सारे आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं तो वो किसी भी पॉइंट से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। और केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो भैया और ज्यादा वो हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट करे थे सीयूईटी में असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन करवाइएगा मैम, तो मैं बिल्कुल करवाऊंगी। जब मैं सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करवा रही होंगी या फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रही होंगी हर चैप्टर के, तो मैं कोशिश करूंगी जितने असर्शन रीजन हो पाए, जितने हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन हो पाए उतने हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, एक एक करके अब हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, कोई भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, सब पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल हो सकता है। इनका कहने का मतलब है कि भैया ऐसा नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तभी प्रिंसिपल्स लागू होंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रिंसिपल नहीं बने, नहीं। यू कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स एनीवेयर, ठीक है। किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस पर्पज से कर सकते हो, नॉन बिजनेस पर्पज से कर सकते हो, मतलब एनजीओज, स्कूल्स, होटल्स, कहीं पे भी आप इन प्रिंसिपल्स को आराम से अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बना है ये।
General guidelines. They are general guidelines to action but do not provide straight solution to all managerial problems as the business situation are complex and dynamic. देखिए, क्या दो इंसान सेम होते हैं? दो इंसान की लाइफ एग्जैक्टली सेम हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग लाइफ होती है। उसी प्रकार से हर एक मैनेजर की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये आपको स्ट्रेट सोल्यूशन दे दे कि भैया 1914 में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा फैसला लिया था, एक मैनेजर ने ऐसा लिखा प्रिंसिपल्स में, और आज 2022 चल रहा है शायद, 22 में मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है, मैं एग्जैक्टली वो उठा के वही सॉल्यूशन अप्लाई कर दूंगी। नहीं यार, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। वो पता नहीं कौन से साल की बात कर रहे हो तुम, आज कौन सा साल है, सिचुएशंस चेंज हुई हैं, कंडीशंस चेंज हुई हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इतनी सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं। आज तुम एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन अप्लाई कर दो जस्ट बिकॉज इट वाज रिटन इन प्रिंसिपल्स, ऐसा नहीं है ना। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को मोल्ड करते हो, और ये आपको स्ट्रेट अवे जैकेट मतलब सॉल्यूशन नहीं देता कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे कर लेना, ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे कर लेना। नहीं, ऐसा सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे। ये आपको आइडियाज देते हैं, ये आपको गाइडलाइंस देते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ गाइडलाइन मतलब थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि पीसीएम ले लो, इसमें स्कोप ज्यादा है, या फिर पीसीबी ले लो तो डॉक्टर तो बन जाओगे, वरना फार्मा वाले उस तरफ चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पे वो आपको सजेशंस दे रहे हैं। दे कांट बी लाइक नहीं तुम्हें पीसीएम लेना है तो पीसीएम लेना ही है। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये आपको स्ट्रेट अवे बताते नहीं है आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और उनकी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है नहीं करनी है, दैट्स योर कॉल। और सेम वे में करनी है नहीं करनी है, दैट्स अगेन योर कॉल, ठीक है। Formed by practice and experimentation, ये बोलते हैं they are formed by from the knowledge, experience and experiments of the manager। ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ये ऐसे नहीं आ गए थे कि कोई एक दिन ऐसा बैठा, मैं पिछली बार भी शायद मैंने यही लाइन बोली थी लेकिन मेरे दिमाग में अभी यही लाइन आ रही है कि कोई एक दिन ऐसे बैठा, फिर से अमित जी ऐसे बैठे थे कि भगवान कुछ तो मदद कर दो, कुछ तो मदद कर दो, उन्होंने ऐसे किया और एकदम से बुक आके गिर गई प्रिंसिपल्स की। नहीं, ये प्रिंसिपल सारे के सारे ओवर द इयर्स लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो ऑब्जर्वेशंस गेन करी हैं उनसे लिखे गए हैं। फ्योल भाई साहब, टेलर भाई साहब, इन लोगों ने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे रिजल्ट्स निकले उन एक्सपेरिमेंट्स के, और उनको फिर लिख के इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स का रूप दिया और आप लोगों को पेश किया। सो ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेस पे पहुंचे वो हुए हैं। फिर है फ्लेक्सिबल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये साइंस के प्रिंसिपल्स जैसे नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वे में अप्लाई करने हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं, आप इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये बोलते हैं सिंस द प्रिंसिपल्स एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर दे आर बिहेवियरल इन नेचर। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बेसिकली किससे डील करने वाले, ह्यूमन बींग्स से डील करने वाले। ह्यूमन बींग्स वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये भी क्या रहते हैं, बिहेवियरल रहते हैं नेचर वाइज। Cause and effect relationship, they are intent to establish relationship between cause and effect so that they can be used in various situations। ये cause और effect के बीच में एक relationship establish करते हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग situations पे लागू हो सकते हैं। फिर है कंटिंजेंट, इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे। अगेन सिचुएशन वाइज भी आप अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वे में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें यही प्रिंसिपल्स लगेंगे और ऐसा ही रहेगा। नहीं, इनकी एप्लीकेबिलिटी भी कंटिंजेंट है, वैरी करती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट ये बोलते हैं, देखिए, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजंस, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब एक एक करके हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अगेन हम अमित जी वाला एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। Principles of management guide managers with useful insights into the real world situation. Adherence to these principles will improve their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances. अब याद करिए, अमित जी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे जिसका निवारण उनको नहीं मिल पा रहा था।
उस टाइम पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइड करना, रियलिटी में आपको क्या करना चाहिए या क्या हो सकती है पॉसिबल चीजें, उनके बारे में किसने बताया था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर ने बताया था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मैनेजर्स को एक रियलिटी का ना लुक देते हैं कि भैया देखो रियलिटी में ना ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ये सिचुएशंस भी आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर लेना, वैसी सिचुएशन में वैसा कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारे इनसाइट्स मैनेजर्स के पास कलेक्ट हो जाते हैं प्रिंसिपल्स की मदद से। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The resources with the company are limited, obviously. Management principles equip the managers to see the cause and effect of their decisions and actions and thus reduce wastage. Optimum utilization of resources means maximum benefit with the minimum cost. ये बोलते हैं कि भैया देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई कितना अमीर, कोई कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड ही हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमें मिलते हैं हमारी सोसाइटी से और सोसाइटी के पास बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं हम लोगों को ऑफर करने के लिए। अब उन रिसोर्सेज को अगर हमने वेस्ट कर दिया तो मतलब जो हाथ थे वो भी चले गए, राइट। तो रिसोर्सेज का हमेशा यूटिलाइजेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करो, कम रिसोर्सेज से ज्यादा चीजें निकाल पाओ तुम, ठीक है। अब ये कैसे हो पाएगा? ये ऐसे हो पाएगा कि तुम प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करो, वो आपको गलतियां करने से रोकेंगे, क्योंकि ये पहले से ही आपको थोड़ा अंदाजा दे देंगे कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा रिजल्ट आ सकता है। सो बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आप वैसी गलती करने से अपने आप को बचाएंगे। जैसे क्या होता है, कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें नहीं पता होता ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, और हम अपने सिबलिंग से पूछ लेते हैं, जो एल्डर सिबलिंग्स है, कि यार अगर मैं ऐसा करूँ तो वो बता देते हैं नहीं नहीं यार मैंने अपनी लाइफ में ये गलती करी थी, तू मत करिए, तेरे रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने मुझे बता दिया, फॉर से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी 500 रुपये, तो मैंने 3-4 महीने की, मतलब अच्छे से 3-4 महीने नहीं 5-6 महीने की पॉकेट मनी इकट्ठी कर करके एक चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जो कि 5000 की थी, ठीक है। अब मैंने सोचा यार 5000 की ये चीज़ ले लूँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मैंने अपने भाई से पूछ लिया कि भाई मैं ये 5000 की चीज़ लेने के बारे में सोच रही हूँ, तो ले लूँ क्या? तो उसने मुझे बताया यार जब मैं तेरी एज का था ना तो मैंने भी ये चीज़ ली थी, बट मुझे उतनी कामयाब नहीं लगी, तो 5000 रुपये अपने वेस्ट मत कर। यहाँ क्या हुआ, किसी की गाइडेंस की वजह से मेरे 5000 रुपये बच गए। अगर मैं बिना पूछे वो पर्टिकुलर काम कर देती तो मेरे 5000 रुपये पानी में चले जाते। हाँ ठीक है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता कि हाँ यार तूने 5000 रुपये वेस्ट कर दिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा क्या काम का जब मेरे पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो गाइडेंस की वजह से मेरे रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच गए, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे ही बोलता है, ये बोलता है कि हम आपको गाइडेंस देंगे जिसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। So that's the second point. Now let's talk about the third point, scientific decisions. Decisions made based on facts, thoughtful, justifiable in terms of intended purpose. Management principles must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Principles are free from bias and prejudice. ये बोलते हैं कि देखो प्रिंसिपल्स ऐसे तो है नहीं कि कोई सोया सुबह उठा उसके ख्याल में आया और उसने प्रिंसिपल बना दिया, नहीं। उन्होंने बहुत सारे लॉजिक्स अप्लाई करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रैक्टिस करके, उसके बाद जो एक क्रक्स निकला उसे प्रिंसिपल्स के रूप में दिया है, राइट। तो जब भी हम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारे फैसले लेते हैं तो हमारे फैसले ज्यादा साइंटिफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं, मन मर्जी पे, बायसनेस पे कि मुझे ये पसंद था तो मैंने ऐसा कर लिया, ऐसे नहीं होता। आपको ये पसंद था, दैट्स ऑल टुगेदर अ सेकेंडरी थिंग। आपने ये पसंद मतलब आपने ये चूज क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसमें फायदा लगा, मैंने कैलकुलेशंस करके बिठाया, मैंने देखा कि पास में ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से फायदा मिलता है, वो गाइडलाइंस इस्तेमाल करी। तो उन सबको इस्तेमाल करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है, तो मैंने उसे क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा, मेरा हर एक डिसीजन साइंटिफिक नेचर का निकलेगा और कुछ भी बायसनेस के ऊपर नहीं होगा। फिर है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव एंड डायनामिक एंड दस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द, देखिए हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो बदलता रहता है, राइट। हम मैनेजमेंट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है उस एनवायरमेंट के साथ अपने आप में बदलाव लाने के लिए। सेम गोज फॉर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज लाने के लिए। जैसे हमने वो लाइन पढ़ी थी कि प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर प्रिंसिपल्स स्ट्रिंजेंट होते तो क्या आज की सिचुएशन में हम वो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते जो 15 साल पहले अप्लाई होते थे? नहीं कर पाते। तो प्रिंसिपल्स में भी इवोल्यूशन दिखा है, कहीं ना कहीं हमने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग सिनेरियो के साथ चेंज किया है प्रिंसिपल्स को, राइट। तो उसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमें कहीं ना कहीं मदद करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए और जो आज की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए।
फिर fulfilling social responsibility due to increased awareness of the public forces, all the companies are required to fulfill social responsibilities. Principles of management not only help in achieving organizational goals but also guide managers in performing social responsibilities. देखिए हम अपने रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, तो हमारा क्या कुछ बनता नहीं है कर्ज या फर्ज सोसाइटी के लिए, बिल्कुल बनता है। तो आजकल तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कुछ करती हैं सोसाइटी के लिए, जैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कई कई ऑर्गेनाइजेशन पे तो ये ऑब्लिगेशन भी होती है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपने सुना होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, आपके ऊपर मैंडेटरी हो गया कि भैया अगर तुम इतना इतना कमा रहे हो तो इतना इतना पार्ट तुम्हें सोसाइटी के किसी मतलब वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स भी हमें गाइड करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो, सोसाइटी के बारे में भी सोचो। फिर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे कोर हैं मैनेजमेंट के, और ये कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें मैनेजमेंट में और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए या मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसमें ट्रेनिंग पाने के लिए मदद करते हैं। ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप इनकी नॉलेज ले लेंगे तो आप मैनेजमेंट में और निपुण होंगे ना, और बेटर होंगे ना, बस वही चीज़ लिखी हुई है। सो ये है सारे सिग्निफिकेंस, इनकी वजह से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए आपके CUET में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, अच्छा ठीक है क्वेश्चन ही पूछ लूँ। पिछले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स अ मैनेजर टू यूज हिज बायसनेस while taking decisions। दोबारा से सुन लो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स अ मैनेजर टू यूज हिज बायस्डनेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। ट्रू और फॉल्स? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की मदद करते हैं बायसनेस के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए। ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देना तुम्हारे आंसर का। डन? चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, नेचर, कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस, ये हमने पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं हम टेलर भाई साहब पे। टेलर भाई साहब ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इनके बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स भी हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। स्टार्टिंग विद दिस, देख लेते हैं क्या बोलते हैं ये। It says it implies conducting a business activity according to the standardized tools, methods and trained personnel in order to increase output, improve its quality and reduce cost and waste through effective and optimum utilization of resources। इनका कहना ये है कि भैया जो भी काम आप करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज टूल इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब बेसिकली आपका पूरा जो भी काम होता है ना वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के तरीके से होना चाहिए। कैसे, उस पर अभी हम आएंगे जब हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। Hence it stresses that there is always one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis। हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और इस मेथड को आप स्टडी या एनालिसिस से डेवलप कर सकते हैं और उससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। सो ये वन बेस्ट मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको ये वाली लाइन जो है ना, ये तो अपने आंसर में मतलब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि MCQ है तो लिखना तो आज सच नहीं है, लेकिन ये लाइन आपको इंडीड याद जरूर रखनी है क्योंकि यहाँ से MCQ पर किया जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक टेलर भाई साहब इस चीज़ के बारे में सोचते थे, तो आपको ट्रू या फॉल्स में बताना पड़ेगा। या फिर हो सकता है वो फ्योल भाई साहब का नाम ले दे और लिखे कि फ्योल भाई साहब के अकॉर्डिंग हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, तो वहाँ पे आपको फॉल्स करके ये लिखना पड़ेगा कि टेलर भाई साहब का ऐसा माना था, फ्योल भाई साहब का नहीं था। अच्छा, ये इंटरचेंज ना बहुत करते हैं, फ्योल को टेलर कर दिया, टेलर को फ्योल कर दिया, तो उस पर थोड़ा सा नजर रखना, ठीक है। चलो, इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो 4 थे। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक एक करके सारे पॉइंट समझ लेते हैं। फर्स्ट जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये क्या बोलता है? There should be scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। Hit and miss method क्या होता है?
करके देखो, सही बैठा तो ठीक है, नहीं बैठा दोबारा करेंगे, किसी और वे से करेंगे। मतलब यूँ होता है ना कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना, एक किया नहीं काम आया, दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा कर लिया, ऐसे करके वो चीज़ को छोड़ के हम जा रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके पे, जिसे हम बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हम बार बार हिडन ट्रायल नहीं करेंगे, हम बार बार ऐसे कर करके नहीं देखेंगे, हम एक बेस्ट तरीका निकालेंगे और उससे काम करेंगे पूरा का पूरा। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, हमें न्यू टेक्निक्स डेवलप करते रहना चाहिए, विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर। मतलब जिससे हम न्यू टेक्निक पे क्यों शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे मैं बोलूँ, पहले हम जो काम को करने में 10 घंटे लगाते थे, अगर हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दी और उसी काम को हम 2 घंटे में कर पाते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो नई नई टेक्निक्स का इजाद करो, रोज रोज इनोवेशन करो, सो दैट तुम ऐसे बेस्ट तरीकों पे पहुंच पाओ जिससे तुम्हारा काम बहुत ही सरल हो जाए, ईजी हो जाए और जल्दी से होना शुरू हो जाए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। साइंटिफिक मेथड में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो ट्रेडिशनल मेथड की, किससे? वर्क स्टडी से। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बोलते हैं कि भैया देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच एंड अदर्स रोल एंड एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको ये समझना है कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स के मतलब कॉम्बिनेशन से बना है, दोनों को मिला के बना है। अगर मैनेजमेंट को लगेगा नहीं नहीं हम सुपीरियर हैं, वर्कर्स को लगेगा नहीं नहीं ये तो हमें बहुत इंफीरियर नजरों से देखते हैं, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में ओवरऑल जो सफर करेगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर्स, और इन दोनों की हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। तो वर्कर्स और मैनेजर्स को कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं रख सकते, इन दोनों का ही मेंटल रेवोल्यूशन कराना पड़ेगा और इन दोनों को ही समझाना पड़ेगा कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो तुम दोनों के ही इनिशिएटिव्स लगेंगे। फिर है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है ये वाला प्रिंसिपल। दैट शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी एनकरेज एंड डिसिस्ट वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर्स की सुननी चाहिए। अगर वर्कर्स कुछ सजेशन दे रहे हैं तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। सेम गोज फॉर लाइक वर्कर्स। अगर मैनेजमेंट कुछ बोल रही है तो वर्कर्स को ऐसा नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल कि रिजिड हो गए हैं कि नहीं नहीं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अगेन दोनों को मिलकर बनी हुई है, दोनों को साथ लेके चलना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने वही बात करी है। और अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी हम यही बात करें कि दोनों के बारे में सोचो, अपने अपने बारे में मत सोचो। एंड ये कुछ बोल रहा है तो तुम सुन लो, ये कुछ बोल रहा है तो तुम सुन लो, अपनी अपनी मत चलाओ। ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। It implies that taking action for the development of competencies of all the persons of an organization after their scientific selection, assigning work suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity of by utilizing the skills of the workers fully. ये बोलते हैं कि भैया देखो, हर एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो इतना एफिशिएंट बन जाए कि ना सिर्फ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो बट वो पर्सनल लेवल पे भी ग्रो कर रहा हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके आ रहा है उसको उस नेचर का काम करवाओ, उसको ऐसे ट्रेन करो कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ भी हो। उसे ऐसा नहीं लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन बस उससे ले रही है और इन रिटर्न उसके पास कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा फील होना चाहिए कि नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन ने जितना मुझसे लिया है उतनी मेरी प्रोग्रेस में भी उन्होंने मदद करी है, उतना मेरे को अच्छा बनाने में भी उन्होंने मदद करी है। तो हर एक को ना वो डेवलप वाली फीलिंग आनी चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हुई है। ठीक है। जैसे मैग्नेट ब्रेन से जुड़ के हम ज्यादातर टीचर्स को ऐसा लगता है कि हमारी डेवलपमेंट भी हुई है इन वन और द अदर वे, राइट। तो बस ऐसा ही फील आना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में। सो 4 प्रिंसिपल्स हमारे टेलर भाई साहब के खत्म होते हैं। टेलर भाई साहब ने ज़्यादा प्रिंसिपल्स पर टाइम नहीं वेस्ट किया, उन्होंने बोला मैं सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा। ठीक है। टेक्निक्स में पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे लेंदी भी है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फिर है मेथड स्टडी, फिर है मोशन स्टडी, फिर है टाइम स्टडी, फिर है फटीग स्टडी और फिर है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल फॉर्मेनशिप से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया सबसे लेंदी भी है। अब टेलर भाई साहब का क्या मानना है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। टेलर भाई साहब बोलते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन या प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों को अलग अलग रखो। इन दोनों में ही हम रखते हैं 4 एक्सपर्ट्स जो कि वर्कर्स पे नजर रखेंगे अलग अलग काम से रिलेटेड।
कैसे? सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जो नजर रखने वाला काम है वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में डिवाइड हुआ है। 8 फॉरमैन्स रहेंगे जो नजर रखेंगे, और 4 प्लानिंग में रहेंगे, 4 एग्जीक्यूशन में रहेंगे, एंड कुछ इस तरह से आपका वो बनेगा। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, ये बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैनेजर आएगा, ठीक है। उसके बाद सुपरविजन के लिए हमें क्या करना है, 2 बाइफिकेशन करनी है, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन, या फिर इसको प्रोडक्शन बोल सकते हैं। प्लानिंग के अंदर 4 इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, 4 फोरमैन्स आएंगे जिनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स, और 4 आएंगे प्रोडक्शन के अंदर। इन सब का अलग अलग काम होगा। ये सब सुपरविजन का काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, और ये सारे अल्टीमेटली आने किसके ऊपर वाले हैं, वर्कमैन के ऊपर, मतलब वर्कर्स के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा एक्सपर्ट्स का स्पेशलाइज्ड वे में जो सुपरविजन रखा जाता है वैसे बाइफिकेशन होगा। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा। रूट क्लर्क बेसिकली बेस्ट रूट बताएगा काम करने का। डिसिप्लिनरियन बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वर्कर्स के बीच में। स्पीड बॉस बेसिकली स्पीड बताएगा किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है, कैसा टाइम लगता है, मतलब कितने समय में हो जाना चाहिए। रिपेयर बॉस इंश्योर करेगा कि जो भी मशीनरी है वो रिपेयर रहे, हमेशा कुछ भी ऐसी मेंटेनेंस की वो दिक्कत ना जाए। इंस्पेक्टर बेसिकली ये देखेगा क्वालिटी ऐसी जा रही है चीज़ों की। और गैंग बॉस इंश्योर करेगा कि वर्कर्स को जो भी सामान, टूल्स जो भी चाहिए रहता है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो, ताकि वो आके डायरेक्टली काम करना शुरू कर दे। तो हर एक इंसान का अलग अलग काम है। प्लानिंग अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है। इसे एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। 4 फोरमैन्स उधर है, 4 फोरमैन्स इधर है, और ये सारे अल्टीमेटली वर्कर्स के ऊपर हैं, और इनका अलग अलग काम है जिसके बेसिस पे वर्कर्स के ऊपर सुपरविजन रखते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक। अब बच्चों को ना यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया, तो अब आई होप आपको बहुत सिंपल लगे ये, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है। देखिए, ये बोलते हैं कि अगर आपका बिजनेस है टी शर्ट बनाने का, ठीक है, तो आप ना एक बेस्ट तरीके की टी शर्ट बना के रख दो जिसमें हर एक चीज़ सही हो, मेजरमेंट्स ठीक हो, कलर ठीक हो, डिज़ाइनिंग सही से हो, अच्छे से स्यू किया हो, सब प्रॉपर हो, मतलब परफेक्ट हो, और इसे तुम ना सामने टांग दो ये बोल के कि ये हमारा स्टैंडर्ड टी शर्ट है, आप सबको इसी के अकॉर्डिंग सारा सामान बनाना है। तो बाकी जितने भी लोग होंगे ना वो इस स्टैंडर्ड टी शर्ट को देख के सामान बनाएंगे। जैसे अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले लॉकअप करके एक नया शो स्टार्ट हुआ था वो देखा हो, तो उसमें क्या होता था, उसमें ना कैदियों को ना हर हफ्ते कुछ ना कुछ टास्क मिलता था, और हर टास्क में ना उनको एक स्टैंडर्ड वो दिया जाता था। फर्स्ट से अगर हैंकी बनाने का टास्क है तो एक हैंकी उनको दे के जाया जाता था कि इस तरीके का तुम्हें हैंकी बनाना है। तो वो क्या है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है। वो ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स बने ना वो सेम वे में बने। यूं ना हो कि एक स्मॉल साइज इतना है तो दूसरे का स्मॉल साइज इतना है, एक का लार्ज साइज इतना है तो दूसरे का लार्ज साइज इतना है, ऐसा नहीं, ऐसा मिसमैच ना हो, स्टैंडर्डाइज चीजें बने, उसके लिए किया गया था। So standardization refers to developing standards for every business activity to maximize output, whereas simplification refers to eliminating unnecessary varieties, size and grades of the products or services. Simplification में हम काम को थोड़ा सा simplify करने की कोशिश करते हैं और फालतू की जो भी मतलब unnecessary चीजें होती हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं. It results in saving of cost, labor, machine, tools. It leads to fuller utilization of equipment and increase in turnover. इन सारी चीज़ों की वजह से simplification और standardization की वजह से कहीं ना कहीं हमारा turnover बढ़ता है और हमारा इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. फिर है मेथड स्टडी. ये बोलते हैं कि हर काम को करने के बहुत अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, राइट, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट मेथड ढूंढ के निकालो जिसकी वजह से आपका कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट डिराइव हो, कम आपके मेहनत में ज़्यादा आपको कुछ मिले. ठीक है, तो आपको वो बेस्ट मेथड ढूंढना है जिससे एफिशिएंसी अचीव हो सके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडीज टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको वन बेस्ट वे ढूंढना पड़ेगा कोई भी काम करने का, कोई भी मतलब काइंड ऑफ एक मेथड ढूंढना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दिस वर्ड मेथड स्टडी इज रिटन. बस ये याद रखना, जो भी नाम होगा ना मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा. मेथड स्टडी बोले तो ऐसी स्टडी जिसमें हम बेस्ट मेथड ढूंढते हैं जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी डिराइव हो सके. दैट्स इट. इतने से एक्सप्लेनेशन से आपका काम चल जाएगा. फिर है मोशन स्टडी. इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब कोई इंसान काम कर रहा होता है तो कितने उसके काम में ऐसी चीजें होती हैं जो अननेसेसरी नेचर की हैं. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना है काम, ठीक है, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में कभी कोई यूँ जा रही हूँ, यूँ कर रही हूँ, और मैं हाथ तो ज़्यादा ही चलाती हूँ, तुम लोग भी बोलते ही हो, राइट. तो अब ये क्या है, ये अननेसेसरी चीज़ है जिनको नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा. मैं यहाँ पे खड़े खड़े भी तुम्हें पढ़ा सकती हूँ. आई डोंट हैव टू मूव लाइक दिस एंड दैट, राइट.
क्यों? ये मेरी फालतू हरकतें हो रही है ना, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ऐसे ही वर्कर्स जब काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फालतू की हरकतें करते हैं जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं होती, और प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, दैट मीन्स उनको करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी मूवमेंट्स को हटा दो ताकि बंदे की एनर्जी सेव हो और वो प्रोडक्टिव कामों पे ज़्यादा एनर्जी लगा सके। जैसे मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट से मैंने बीच में ब्रेक लिया, ठीक है, तो मैं ना यही प्लेटफॉर्म पे घूमती रहती हूँ, हाथ में फोन लेके घूमती रहूंगी, ठीक है। फिर कैमरामैन मुझे याद दिलाते हैं कि मैडम अपन को शूट कर रहा है, फिर मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, फोन साइड रखती हूँ, फिर शूट करना स्टार्ट करती हूँ। अब जो वो मैंने घूमना किया है उसमें क्या हुआ, जो मैं खा पी के आई थी वो पूरी एनर्जी तो उसमें लग गई, तो फिर मेरे पास पढ़ाने की एनर्जी कहाँ से बचेगी? मानते हो ना? तो इसलिए ऐसे फालतू के स्टेप्स को एलिमिनेट करना हम सीखते हैं मोशन स्टडी में, कि मोशंस ऐसे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है आपको प्रोडक्शन के लिए, उनको एलिमिनेट करो ताकि आपकी एनर्जी सेव हो सके जो पहले उस पर वेस्ट हो रही थी, और अब उस एनर्जी को आप प्रोडक्टिव कामों में लगा सको। फिर है टाइम स्टडी। ये स्टैंडर्ड टाइम बताता है किसी भी काम को सही तरीके के करने का। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे अगर एक वीडियो बनानी है आज की डेट में, तो वो एक वीडियो एक चैप्टर की है, ठीक है। अब एक चैप्टर कितनी देर में हो सकता है? फॉर से 1 घंटे में कंप्लीट हो सकती है वो वीडियो। तो ये टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने पता लगाया कि भैया मेरे पास इतना काम है, उस काम को ढंग से करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए रहेगा, और वो मैंने टाइम स्टडी का पूरा एनालिसिस करके पता लगा लिया कि 1 घंटा चाहिए रहेगा। तो 1 घंटा देंगे आप अपने वर्कर्स को पर्टिकुलर काम करने के लिए। सो किसी भी काम को करने का सही तरीके से करने का एक्चुअली जितना टाइम वो होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो हम पता लगाते हैं टाइम स्टडी से। फिर है फैटिग स्टडी। अब देखो भाई, मैं बोल रही हूँ, कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, मैंने 1 घंटे का शूट कर लिया, 1.5 घंटे का शूट कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगेगा ना कि यार मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे 5 मिनट अपने आप को चाहिए। जैसे मैं लाइव ले रही थी उस दिन, मैंने 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर 2 घंटे बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया था। क्यों? क्योंकि आप काम करते करते थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आप दोबारा से एनर्जी गेन करके फिर से अपना काम स्टार्ट कर सके। तो फैटिग स्टडी आपको बताता है कि आपको कितने मतलब टाइम इंटरवल्स के बाद ब्रेक ले लेना चाहिए। फैटिग स्टडी आपको क्या बताता है कि आपको कितने टाइम इंटरवल्स के बाद ब्रेक ले लेना चाहिए अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। फिर है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये बोलते हैं कि भैया देखो, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो आप क्या करो, एक ना सेट कर दो स्टैंडर्ड कि एक दिन में 10 टी शर्ट प्रोड्यूस करनी है। फिर से ये फैक्ट्री है जो टी शर्ट्स बनाती है, तो एक बंदे को एक दिन में 10 टी शर्ट वो करनी है, 10 इज हमारा टारगेट। अगर कोई इंसान 10 से ज़्यादा कर लेता है, फॉर से 15 कर लिया, तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे दो, और जो बेसिक आपने तय किया वो तो दो ही दो। और कोई अगर 10 से कम करता है तो उसकी सैलरी काट लो। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा एफिशिएंट वर्कर कौन सा है, इनएफिशिएंट वर्कर्स कौन सा है। मैंने उल्टा लिख दिया, एफिशिएंट वर्कर ये होगा जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंट वर्कर कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा, इनएफिशिएंट वर्कर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और इससे आपको सैलरी भी ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ेगी हर बंदे को। क्या समझे? मतलब हर किसी की सैलरी डिफरेंट कर दो अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। उससे क्या होगा कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आप एफिशिएंट वर्कर्स बुला सकते हो, जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते उन्हें आप इनएफिशिएंट वर्कर्स बुला सकते हो, उनकी सैलरी पे काट सकते हो, उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी दे सकते हो। इससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। जो लोग अच्छा गेन कर रहे हैं उनको लगेगा यार हमें इतना ही काम करना चाहिए, हमें मेंटेन करना है। क्योंकि एक बार अगर मान लो किसी काम मेरे को रोज़ 1000 रुपये मिलते रहे, लेकिन किसी दिन मुझे 1500 मिल जाए, तो मुझे नेक्स्ट डे चाहिए होगा ना कि यार मुझे आज भी 1500 मिलने चाहिए। जब एक बार आपके हाथ में वो लग जाता है ना, क्या बोलते हैं, एक बार आपके आई डोंट नो वो डायलॉग कौन सा होता है, लेकिन उसमें ये होता है ना, एक बार आपके मुंह को खून लग जाए तो उसके बाद तो फिर आपको चाहिए ही रहता है वो चीज़, राइट। तो एक बार जब आपको ज़्यादा पैसे मिल गए तो आपको लत लग जाती है कि और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। वेयरएज जो कम कमा रहे होंगे उनको लगेगा यार ये तो हमारे साथ ही शुरू किया था इसने, तो ज़्यादा कमा रहा है, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, और करते करते उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डिफरेंट वेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। अब ये थे टेलर भाई साहब, उनके प्रिंसिपल्स और उनके टेक्निक्स। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा है फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स। इन्होंने बहुत ही तसल्ली से बैठ के पूरे 14 मतलब 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं। According to Henry Fayol, specialization promotes efficiency to the work of the workforce and increases productivity. In addition, the specialization of the workforce increases their accuracy and speed. This 14 principles of management is applicable to both technical and managerial activities. ये
ये बोलते हैं इनके प्रिंसिपल टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरल एक्टिविटीज दोनों पे ही एप्लीकेबल होते हैं। और 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स की फोटोग्राफ आप ऐसे देख सकते हो। फर्स्ट है डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, स्पिरिट दे कॉर्प्स। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे प्रिंसिपल्स को हम रीड कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद डिविजन ऑफ वर्क। देखिए डिविजन ऑफ वर्क में ये क्या बोलते हैं, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, जॉब एंड अ ट्रेन्ड पर्सनल स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म दैट जॉब डज दैट ईच वर्क। ठीक है, दस इट लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पूरे काम को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिर जिस पार्ट को जो करने के लिए निपुण होता है, मतलब अच्छा होता है, कॉम्पिटेंट होता है, उसको वो पार्ट संभालने के लिए दे दो एंड उसके बाद देखो कि वो अपने काम में कितने अच्छे से रिजल्ट ला के दिखाता है और एफिशिएंसी अटेन करता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी काम आप जिस बंदे को असाइन कर रहे हो उसका उस पर्टिकुलर काम को करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस उसको वो काम करना आना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसे ट्रेन कर दो। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बोलते हैं, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टास्क। अथॉरिटी का मतलब होता है वो पावर जिसमें आप डिसीजंस ले सकते हो। मतलब मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मेरी इतनी अथॉरिटी है कि आई कैन डिसाइड मुझे बिजनेस स्टडीज की कौन सी वीडियो बनानी है, तो दैट इज माय अथॉरिटी, दैट इज द पावर विच हैव बीन गिवन बाय एमबी टू मी, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे टाइमली अपना काम कंप्लीट करके देना है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, There should be a balance between authority and responsibility. Authority और responsibility के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एक ज़्यादा हो गई दूसरी कम हो गई तो काम खराब हो सकता है। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए देते हो तो आपको उतनी पावर भी उनको देनी चाहिए। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी है तो ऑब्वियसली उनको उतनी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो काम आगे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मैं बोलूँ मैं किसी क्लास में फर्स्ट से आई एम द टीचर और मैं किसी को मॉनिटर बना के जा रही हूँ, बट मैंने उसको कोई पावर नहीं दी है। ठीक है, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि तुझे पूरी क्लास को माइंड करना है, पूरी क्लास को मॉनिटर करना है, बट देन आई एम नॉट गिविंग हिम द परमिशन टू पनिश समबडी। ठीक है, तो ऐसे में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई लेकिन पावर नहीं मिली। अब वो क्या अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। इट इज ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये बोलते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता ना वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल सकती। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो एक फॉर से प्रोजेक्ट लीडर है, अगर प्रोजेक्ट लीडर के आने के बावजूद भी आप सब अपने अपने कामों में लगे हुए हो, मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। एक थोड़ा सा डर उस इंसान का, एक थोड़ा सा उसको आते ही देख के डिसिप्लिन में बैठ जाना। जैसे मैं बोलूं आपकी क्लास बहुत ज्यादा शोर करी थी, प्रिंसिपल सर आ गए, फिर भी आप लोग शोर करो, मतलब सिंपल सी बात है आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसे क्या कोई क्लास सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या ओवरऑल स्कूल सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आप कहीं पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो लोग डिसिप्लिन नहीं मानते हैं उन सबको पनिश करो, उन सबको पेनल्टी डाल के डिसिप्लिन इंश्योर करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल अपनाता है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय। देखिए ये एक इंसान है, फर्स्ट से इसमें भी हम अमे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो अमे जी को दो लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फर्स्ट से मैं यहाँ पे बोलती हूँ स्नेहा मैम दे रही थी एक, और एक दे रहे थे पंकज सर। ठीक है, तो एक तरफ पंकज सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक तरफ स्नेहा मैम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, बेचारा हमें कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी मानूं, इसकी मानूं, इसकी मानूं, इसकी मानूं, इसकी मानूं। इनकी नहीं मानी तो ये गुस्सा हो जाएंगे, इनकी नहीं मानी ये गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में बेचारा वो खुद फंस जाएगा और दोनों की इंस्ट्रक्शन, या तो हो सकता है दोनों का काम ही ना करे, हो सकता है एक का काम करके दूसरे को निराश कर दे, हो सकता है खुद ही परेशान हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से मिलनी चाहिए, दो दो बॉसेस से नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में वो उसके लिए बहुत कंफ्यूजन भरा समा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये बोलते हैं ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान।
हर एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम करने वाला है या एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड काम करने वाला है, पहले तो उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल दो, मतलब ऐसे सारे लोगों को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल के एक हेड और एक प्लान दे दो, ताकि सारे के सारे अपना पूरा काम, अपना पूरा एग्जीक्यूशन, अपना पूरा एफर्ट एक ही डायरेक्शन में लगा दें। और सारे के सारे डिपार्टमेंट जब एक डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है, प्लस उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी आती है और आनी भी चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है सबके इंटीग्रेटेड वो होने चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कई बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें मीनिंग है, यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट्स दैट वन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। मतलब आपको ऑर्डर और आपको रिपोर्टिंग सिर्फ एक ही बॉस को करनी पड़े, अलग अलग बॉसेस नहीं हो, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कियोटिक सिचुएशन हो जाएगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है इट्स अ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच इम्प्लाइज दैट ऑल द एक्टिविटीज विद सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। सारी एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है उनका एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि वो सेम लेवल में सेम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़े। पर्पस में बोलता है टू प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, मतलब ये क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, ताकि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन ना हो, एक इंसान दो लोगों से इंस्ट्रक्शन ना ले रहा हो। और यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब दो लोग सेम काम ना कर रहे हो, क्योंकि ऐसे में एनर्जी भी वेस्ट होगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। इम्प्लीकेशन क्या होता है, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय वेयरएज इट अफेक्ट्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इससे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफेक्ट होता है, वेयरएज इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। आउटकम, द प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर एक बंदे को इंस्ट्रक्शन एक ही बॉस से मिलेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। इस प्रिंसिपल की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है और बहुत सारे एम्प्लॉयज और मैनेजर्स कोऑर्डिनेटेड वे में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि किसको किससे इंस्ट्रक्शन लेनी है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, और ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्लान्स। यहाँ ये बोलते हैं इसकी नीड है टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदे की जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, वेयरएज यहाँ पे है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की एक्टिविटीज की एफिशिएंट फंक्शनिंग होने के लिए हम ये पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सपने और दूसरे होते हैं जो इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके कुछ सपने। जैसे मैं एमबी की बात करूँ तो एमबी के खुद के कुछ सपने होंगे और यहाँ पे हमारी पायल मैम के खुद के कुछ सपने होंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको इसको सर्वोपरि रखना है, इसको ज़्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि आपके खुद के सपने इसी डायरेक्शन की वजह से पूरे होंगे। अगर तुम पहले अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओगे ना तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा और अल्टीमेटली शॉर्ट रन में हो सकता है तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन लॉन्ग रन में तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अगर तुम्हें चाहिए लॉन्ग रन में तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के सपनों को पहले अहमियत देनी पड़ेगी। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उनको पीछे रखो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखो या फिर ग्रुप के गोल्स को आगे रखो। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये बोलते हैं जिस बंदे ने जितना काम किया उसको उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फर्स्ट मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मुझे पूरा दिन काम करने के बाद भी ये 1000 रुपये ही देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो फिर एक टाइम आएगा मैं लिथार्जिक हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी यार कितनी भी मेहनत कर लो 1000 रुपये से आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्या मतलब बनता है यहाँ पे मेहनत करेगा, छोड़ दो। कभी मेहनत करते हैं, काम चोरी करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टरकाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मैं उतनी डेडिकेशन से काम करना छोड़ दूंगी जितनी डेडिकेशन से आई यूज्ड टू डू पहले। सो वो चीज़ मेरे लिए गलत हो जाएगी। इसलिए रेम्यूनरेशन हर एक एम्प्लॉय को उतना मिलना चाहिए जितना उसका काम होता है। मतलब हर एक बंदे को ऐसा फील होना चाहिए कि उसको फेयर वेजेस मिल रही हैं, ना ज़्यादा दो ना कम दो। ऐसा भी मत करो कि थोड़ा सा काम करा रहे हो और उसको भर भर के पैसे दे रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन ने उतना तो काम लिया नहीं इस बंदे से जितना इसको मिल गया वापस रिटर्न में। तो वैसा भी नहीं करना है अपन को, लेकिन एट द सेम टाइम जितना काम उस इंसान ने किया उसके बदले में उतना तो बनता है उसको मिलना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ना दो तरीकों से चल सकते हैं। एक ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल एक यूनिट बना दी, मतलब टॉप मैनेजमेंट फोर्स से यही सारे फैसले ले रही है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई और फैसला लेने के लायक ही नहीं है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट वह जहाँ पे ये क्या करे, पूरे की पूरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको
डेलीगेट कर दे कि हाँ तुम भी डिसाइड कर सकते हो, तुम भी डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारे लेवल की बात है तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हारे लेवल की बात है तुम खुद डिसाइड कर लो, इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन बोले तो जहाँ पे सारी की सारी पावर्स कुछ सिलेक्टेड हाथों में रहती है, सारी डिसीजन मेकिंग वही करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में जहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं, तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम भी अगर चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। आज की डेट में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ना सेंट्रलाइजेशन प्रॉपर अच्छी मानी जाती है, ना डिसेंट्रलाइजेशन पूरी की पूरी अच्छी मानी जाती है। तो आज की डेट में बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर है स्केलर चेन। ये बोलते हैं कि जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बात पहुंचानी है किसी और बंदे तक, तो एक कम्युनिकेशन का ना पाथ होना चाहिए। फॉर से ऐसे मूव करता है, अगर इस इंसान को इस इंसान से बात करनी है तो ये ऐसे मूव करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है सबको पता हो। और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे पूरा फ्लो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, मतलब कम्युनिकेशन का एक पाथ बना होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे में कोई अर्जेंट बात आ जाती है और आप नहीं वेट कर सकते कि इतना फ्लो पूरा वो करें, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी बना हुआ है कि ये डायरेक्टली इससे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं हम गैंग प्लैंक, यहाँ पे इसके बारे में मेंशन भी होगा। गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग थ्रू देयर इमीडिएट सुपीरियर। ओके, सो ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि इनसे बात कर लो डायरेक्टली, बस अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। सो स्केलर चेन में बेसिकली पाथ के बारे में बात हुई है, कम्युनिकेशन किस वे में मूव करनी चाहिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कि आप यू कैन नॉट वेट, तो आप गैंग प्लैंक के सहारे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। देन है ऑर्डर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की लोगों की एक रिस्पेक्टिव जगह होनी चाहिए और वो वहीं मिलने चाहिए। जैसे बुक्स हैं, जैसे बैग्स हैं, जैसे हेलमेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स हैं, जैसे लाइट्स हैं, हर एक चीज़ की एक रिस्पेक्टिव जगह होनी चाहिए। और अगर आपको कभी चाहिए वो चीज़, वो उसी रिस्पेक्टिव जगह पे होगी तो आप जाके फटाफट उसको ले आओगे। ऐसे ही लोगों की भी हर एक जगह होनी चाहिए, फिक्स जगह होनी चाहिए कि भैया ये इंसान यहाँ बैठता है, ये इंसान यहाँ बैठता है, ये इंसान यहाँ बैठता है, ताकि किसी को भी अगर उस रिस्पेक्टिव इंसान से बात करनी है तो वो बस उस जगह पे जाए और अपनी बात कंप्लीट कर ले। सो ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी होता है, रिसोर्सेज का भी, ह्यूमन बींग्स का भी। और इक्विटी, ये बोलते हैं कि भैया हमेशा इंश्योर करो कि फेयरनेस रख रहे हो, लड़का लड़की मत करो, गरीब अमीर मत करो, काला गोरा मत करो, मोटा पतला मत करो, ऐसे बाइफिकेशन मत करो, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करो सबको इक्वल नज़र से देख रहे हो तुम, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इंश्योर करो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा ना हो। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर हो जाता है ना, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो नया बंदा आएगा उसको तुम सिखाओगे, इतने में वो चला गया, फिर दूसरा बंदा आएगा उसको तुम सिखाओगे, तुम तो लाइफ टाइम सिखाते ही रह जाओगे ना। तो कोशिश करो जो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो हमेशा के लिए करे, ठीक है। और तुम खुद से तो उसे ना ही निकालो, मतलब मौका दो, चेंज होने के वो दो, मतलब पूरे अपनी तरफ से इंश्योर करो कि तुम ऐसे ही आए दिन किसी को ऐसे जॉब से उठा के निकाल नहीं दे रहे। उनको सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही किसी को भी लात मार के बाहर नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल की। और इनिशिएटिव, हर एक इंसान को मौका दो कि वो अपनी बात रख सके। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, टीचर्स के लिए कोई पॉलिसी बनती है, तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए मैम आपको क्या लगता है, आपकी क्या से है इस चीज़ में। तो ऐसे में हम लोगों को फील होता है कि भैया हमारी बात की कदर है, हमारी वैल्यू है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को बोलने का मौका देना चाहिए जब भी उनसे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टास्क हो रहा हो। ये नहीं कि भाई कोई टॉप लेवल की बात चल रही है और बीच में प्यून आके बोल रहा है कि अरे सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, जब आपके रिस्पेक्ट की बात चल रही है, जब आपके काम की बात चल रही है, जब आपसे रिलेटेड पॉलिसीज की बात चल रही है, उस टाइम पे यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको सामने वाले को मौका देना चाहिए। फिर स्पिरिट देखो, ये बोलते हैं टीम स्पिरिट के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी मैं नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। मतलब हमेशा आपको टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए और टीम को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजमेंट को हमेशा इक्वल टर्म्स रखने चाहिए, अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 14 प्रिंसिपल्स किसके, फ्योल भाई साहब के। अब हेनरी फ्योल सर और टेलर सर के जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। दो इट वॉजंट मेंशन्ड आगे जहाँ पे यूनिट के बारे में बताया था CUET में क्या क्या पूछेंगे, बट ये पूछा जा सकता है फिर भी, ठीक है। तो एक बार देख लो। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हेनरी सर ने तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस
बेसिस पे अपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए हैं, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किए कुछ कुछ चीज़ें दूसरों को भी करते हुए और देखी, एक्सपेरिमेंट की, तब पता लगा इनको। फोकस किस में, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ पे फोकस था। यहाँ पे था प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है उस पर फोकस। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ये स्पेशलाइज सिचुएशन में ही एप्लीकेबल हो पाते हैं। ये तो आपने जब फ्यूल सर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तभी पढ़ा था, टेक्निकल मैनेजर हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन ये कहीं कहीं होता है। पर्सपेक्टिव टॉप लेवल वाला पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये लोअर लेवल या फिर शॉप फ्लोर वाला पर्सपेक्टिव रखता है। पर्सनालिटी की बात करो, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर थे एंड वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर भाई साहब थे और जनरल मैनेजमेंट हमारे फ्योल भाई साहब थे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते भी हैं और आए भी हैं पहले, ओके। एंड दैट्स इट। ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे CUET के थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बस इस सीरीज़ को देखना मत छोड़िएगा, कंटिन्यूस वे में वीडियोज़ आ रही हैं, रोज़ देखिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। उसके बाद हम बहुत सारे MCQs लाने वाले हैं, तो उन सबको भी आपको देखना है। एंड एट द सेम टाइम कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक रेफर कर लो और उसको सेव कर लो प्लेलिस्ट को, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस उसमें ऐड होती जाएं सारी तुम यूज़ करते जाओ, ठीक है। इसी के साथ साथ जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं MCQ नेचर के, सारे प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। कोई हमें छोटा सा भी स्कोप नहीं छोड़ना है इस पर्टिकुलर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैग्नेट ब्रेन से जैसे आज तक जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़ी रहिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे 12th कंप्लीट होने के बाद मैसेज कर रहे थे कि मैम वी विल मिस यू, वी विल मिस यू, वी विल मिस यू। बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके आगे भी बहुत सारे सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। तो CS हो जाएगा या फिर बैंक हो जाएगा, जो भी नए सेशंस आ रहे हैं उसमें हम और भी पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं आपकी लाइफ से अभी इतनी जल्दी एग्जिट नहीं मार रही हूँ। सो सब सेइंग आई विल मिस यू, अगर नहीं भी हम लोग जुड़े रहते किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, स्टिल हम अनऑफिशियली जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस में कमेंट्स भी कर सकते हो, तो वी कैन बी स्टिल इन टच, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।